क्या पढ़ना है आज? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रह गया बस, राइट। फटाफट कंप्लीट कर लेंगे आज इस चैप्टर को, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 क्लासेस में पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, पढ़ के आना। हर्षित तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते अपने उस पे? हाँ, ना कोई डीपीपीज आ रही हैं। अब 4 महीने पेपर में बचे हुए हैं, अब भी तुम्हें मेंटरशिप की जरूरतें हैं 4 महीने में भी। अब भी तुम्हें ये है कि टीचर आएगा बताएगा क्या करना है। हाँ हर्षित बोलो। ही इज नॉट इन द क्लास। हर्षित कौन सी टूर्नामेंट है जहां तुम्हारा जाना जरूरी था, बताना। तो लास्ट वीक तो क्लासेस भी नहीं थी ना, लास्ट वीक तो क्लासेस भी नहीं थी। मैम मतलब क्लास से पहले वाले है वीक। खेल लिया फिर टूर्नामेंट? यस मैम। कौन सा गेम था उसमें, कौन सा स्पोर्ट्स खेला? मैम चेस और बैडमिंटन। कौन सा? मैम चेस और बैडमिंटन। चेस। चलो सही है। फिजिक्स आती है? मैम फिजिक्स आती है, फिजिक्स? यस मैम थोड़ी बहुत। 4 महीने रह गए हैं, सीरियस हो जाओ। चलो 1 हफ्ते तो मैंने मान लिया तुम्हारा टूर्नामेंट था, इन 1 हफ्ते क्लासेस से पहले। अब जो 1 हफ्ते क्लासेस बंद थी, इसमें क्या किया है बताओ हर्षित, क्या किया है इसमें 1 हफ्ते में? मैम टेस्ट की प्रिपरेशन की थी और पिछला वाला जो बैकलॉग था वो कंप्लीट किया था। तुमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक डीपीपी नहीं भेजी है, केमिस्ट्री का कुछ नहीं भेजा है ना, मैथ्स का कुछ भेज रहे हो, ऐसे निकल जाएगा एग्जाम? निकलेगा जी। ये लास्ट के 4 महीने हैं, चाहे तुमने पहले कितना ही पढ़ा हो, अगर ये 4 महीने नहीं पढ़ोगे ना तो पहले का पढ़ा हुआ सब जीरो हो जाएगा। अगर रिवाइज ही नहीं करोगे कि पढ़ा क्या है तो कितना ही पढ़ लो। मैं किसी चीज को पढ़ के रख दूं, 4 महीने उसको खोल के ना देखूं, तो मुझे क्या ही समझ में आएगा? आरुष तुम्हारा क्या चल रहा है बताओ? स्कूल से छुट्टियां पड़ती हैं, तुम भी कोई एक डीपीपी नहीं करके भेजते, निकल जाएगा चाहिए से? बोलो। एक सिंगल डीपीपी नहीं आई तुम्हारी 1 साल में। सेशन कंप्लीट होने को जा रहा है, कहाँ से पढ़ते हो? बोलो, क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, कहाँ से न्यूमेरिकल्स लगाते हो, क्या कर रहे हो बताओ? बोलो, ये माइक अनम्यूट करके बोलना होता है। आरुष तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब चाहिए मुझे। गया क्या, छोड़ गया क्या क्लास? यस हाँ। मैम क्लास में। हाँ बोलो। क्या मैम? क्या क्या? कहाँ से पढ़ते हैं? क्या? मैम क्वेश्चन। क्या खुद से? मैं कहाँ से पढ़ता हूँ क्वेश्चन? हाँ, मैं आप क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन कहाँ से पढ़ता हूँ? क्वेश्चन ही नहीं पता, क्योंकि क्लास चला के तो कुछ और कर रहे हैं ना। तारक मेहता देख रहे हैं क्लास चला के। बिग बॉस देख रहे होंगे, क्या देखते हो क्लास चला के? मैम कुछ नहीं। तुम्हें मैं पूछ रही हूँ कि तुम, एक सेशन कंप्लीट होने को जा रहा है, तुम पढ़ते कैसे हो? कोई डीपीपी, कोई न्यूमेरिकल, कोई पीवाईक्यूज, कुछ नहीं आता।
मैं रोज आऊं, मैं रोज ज्ञान पंचायत करूं यहाँ बैठ के हैं। आरुष और हर्षित, तुम दोनों तो कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी कुछ नहीं करके शेयर कर रहे हो तुम लोग। आरुष कैसे निकलेगा एग्जाम, बताओ, बोलो जरा, बोल के बताओ क्या करोगे तुम। मैम एग्जाम तो निकाल देंगे? क्वेश्चन नो मैम, मैसेज नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा? मैम। फिर इस क्लास में क्या करने आते हो जो तुम्हें पता ही है कि नहीं निकलेगा? है, और किसी को तो नहीं पता कि नहीं निकलेगा? कोई और बच्चा है जो कह रहा है कि मेरा जे नहीं निकलेगा? इज एनीवन एल्स? ऐसे तो नहीं भरा। कोई नहीं बोलेगा ऐसे तो। हर बार आरुष ये कह देता है मैम नहीं निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा। तो जैसे निकलेगा वैसे करो ना आरुष। यस मैम। कभी कुछ नहीं, तुमसे इतनी मेंटरशिप कॉल रख ली, इतना कुछ कर लिया, एक डीपीपी नहीं भेजते मुझे कॉल करके। अंजलि तुम्हारा क्या चल रहा है? अंजलि, एक ही अंजलि है क्लास में, आपका क्या चल रहा है बेटा? मैम फोन ना करे, मैम कुछ ना करे तो गायब, है ना, गायब हो जाओ। अंजलि क्या कर रही हो बताओ, क्या पढ़ती हो, क्या समझ रही हो, जेई की तैयारी कर रही हो, क्या कर रही हो? आई थिंक हिमाचल वालों के बोर्ड्स तो बहुत पहले हो गए थे। यस मैम। हाँ, तो अब क्या करती हो घर पे सारा दिन? क्या करते हो? देखो अब बोलेंगे नहीं, बोलो भाई, तुमसे पूछने के लिए तो बात कर रही हूँ, मुझे बताओ कि कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, बोलो। बोलो। हाँ, वो जो इनका स्कूल में जो भी होता है वो हो गया ना तुम लोगों का। मैं तीनों को क्लास से बाहर निकाल दूंगी अगर मुझे रिप्लाई नहीं दोगे तो। अंजलि जल्दी जल्दी बता कि क्या कर रही है आजकल, क्या सॉल्व करती हो, क्या करा है 3-4 दिनों में, कौन से चैप्टर पढ़ रही हो? मैम हम्म, आगे मैम के आगे बोलो। मैम, अंजलि, यस मैम। अरे भाई रिप्लाई करो, क्या पढ़ रही हो? बस यही तो पूछा कि पढ़ क्या रहे हो आजकल। मैम जो आप क्लास में करवाते हो वही नोट्स रिवाइज करती हूँ। बस उसके जो बाद जो मैं सवाल करती हूँ उन्हें कौन करेगा? मैं सॉल्व मैम करूँ उन्हें? समृति का क्या चल रहा है बेटा? सुनिधि भी कोई डीपीपी नहीं करके भेजती है फिजिक्स की। मैम मैं सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन अगर शेयर करने का टाइम ना हो तो फिर नहीं हो पाता। लेकिन मैम मैं सॉल्व करती हूँ साथ साथ में। अच्छा यस मैम। ठीक है। ध्रुवी चली गई क्योंकि इसे पता था अगला नंबर इसका। सादिया आजकल तुम भी कुछ नहीं शेयर कर रही हो, तुम तो करती थी, तुम तो सबसे अच्छी बच्ची थी। मैम अच्छा, लास्ट एक वीक सेकंड। में हॉलीडे थी उसमें नहीं की, उससे पहले की थी मैम मैंने शेयर। हाँ हाँ करिए तुमने, ठीक है, 17 को करिए तुमने लास्ट। आज तो फिर उसके क्लास बाद में हमारे एग्जाम चल पड़े थे मैम स्कूल के ना, फिर तो नहीं हो पाया था। और उसके बाद मैम मैंने जो लास्ट वीक हॉलीडे थी उसमें मैंने वो लास्ट वीक का कवर किया था। ठीक है। सादिया तो करती है, अच्छी बच्ची है। और किसे पकड़े? धनंजय, चलो दिल्ली वाले के तो बोर्ड थे, इन्हें छोड़ते हैं। पर इनका तो बोर्ड थोड़ी है, इनका तो वैसे स्कूल का मिड टर्म होगा। धनंजय तुम क्या करोगे बताओ?
मैम करोगे या करता हूँ? क्या करोगे, कैसे जेई निकालोगे, क्योंकि कर तो रहे नहीं हो ना कुछ। अगर करते तो मुझे दिखता, इसलिए मैंने पूछा है क्या करोगे, क्योंकि कर तो रहे नहीं हो। ठीक है, अगर करते तो कुछ ग्रुप में दिखता, तुम्हारा ग्रुप एकदम शांत पड़ा हुआ है। मैम मैथ और केमिस्ट्री का तो भेज ही रहा हूँ, फिजिक्स का थोड़ा कम भेजता हूँ। क्यों, फिजिक्स में कौन आएगा बताने? फिजिक्स में किससे तुमने बात कर ली? फिजिक्स तो करनी पड़ेगी। यस मैम। उसके बाद चलो पीर वक्श तो करने लग गया पढ़ाई। सक्षम, सक्षम, हाँ सक्षम, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? यस मैम। तुम्हारा भी कोई डीपीपी वीपी नहीं आ रही है? कौन निकालेगा तुम्हारा एग्जाम, कौन दे के आएगा मैम तुम्हारी जगह भेजी थी पेपर? मैंने। 17 को लास्ट भेजी है, हेलो एल्केन हेलो अरीन्स। ठीक है, यस मैम। हेलो एल्केन हेलो अरीन्स। फिजिक्स की कहाँ है? टीआईआर, प्रिज्म, ग्रेविटेशन। मैम हाँ हाँ, रुको रुको देखने दो मुझे। तुमने टीआईआर की भेजी है, इससे मैम पहले लास्ट डीपीपी वही थी। डीपीपी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इससे पहले कन्वेक्स मिरर। ठीक है, भेजी है ना तुमने, कुछ कुछ यस डीपीपी मैम। तो लगाई है। बढ़िया, अच्छी बात। ठीक है, देख अब तुम्हारे सामने ही है, देख लो। तुमसे रैंडम बच्चे उठा के पूछे हैं। सक्षम कर रहा है, साजिया भी कर रही है, ये अंजलि, आरुष, हर्षित, ये तीनों कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम जवाब देने लायक हो ही नहीं। ठीक है, इसलिए तुम अपने माइक म्यूट करके बैठे हो, क्लास में भी माइक म्यूट करके बैठे रहते हो, ना कुछ पूछते हो, और टीचर्स को वो दिखता है। हर्षित पढ़ाई पे ध्यान दे ले, वरना मैं तुम्हारे घर पे कॉल करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को फोन दूंगी, करूंगी कि ये कुछ नहीं पढ़ाई कर रहा है, मैं सीधे फोन मिलाऊंगी। और अभी तो तुम आओगे ना बूट कैंप में, ये हिमाचल वालों, कौन कौन आ रहा है हिमाचल से बूट कैंप में? हैंड रेज करो। है कहाँ पर? धर्मशाला में है शायद। ठीक है, तुम सारे ही जा रहे हो मतलब। अंजलि आप नहीं जा रहे? आरुष, अंजलि, आदर्श भी नहीं जा रहा। अंजलि नहीं जा रही आप? मैम जा रही हूँ। हैंड रेज करो ना। आरुष तुम? नो आरुष, मैम मैं नहीं था। क्यों, आप क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, फिर तुमसे तो वहीं पे टीचर्स बात करेंगे। अब्दुल्ला, आदर्श, अंजलि, आरुष, आर्यन, धनंजय, ध्रुवी, गर्व, गौरव, हर्षित, कृतिका, मनीषा। कौन कौन एक बच्चा एब्सेंट है? विवक्ष, प्रिंस, प्रिंस तेंजिन नहीं, दूसरा वाला प्रिंस है। राहुल, ऋषि, सक्षम, समृतिका, संदीप, श्रुति, सिमरन, सुमित, सुनिधि। तुषार तो चलो नहीं आता अब, दिया नहीं आती। एक और कौन है? और एक और कौन बच्चा एब्सेंट है? मैम एक समीर है शायद। समीर को क्या हुआ? मैम पता नहीं, उससे तो बात ही नहीं होती है वो कल भी अभी। नहीं आया था। फिजिक्स में नहीं आ रहा ना ये, कल भी नहीं आया था फिजिक्स मैम में। लास्ट मैथ की में तो था। इसको फिजिक्स में समझ नहीं आ रहा क्या कुछ, या कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया? ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं, तुम लोग तो सिर दर्द कर देते हो। अब कौन से बिजली के इशू आ रहे हैं ये? स्मृति का क्लास में बैठी तो हो, कहाँ मैसेज कर रही हो?
मैम लाइट चली गई और फोन में भी चार्जिंग नहीं बची है। अभी गई है लाइट जस्ट? नहीं मैम पहले चली गई थी पर अब फिर पिछली क्लास भी लगाई फिर अब बची नहीं चार्जिंग फोन में। चलो ठीक है, फिर अगर लाइट आ जाती है तो फिर ज्वाइन कर लें। जाओ फिर 10 कर दिया तुमको। आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास में माइक्रोस्कोप। 2 तरीके के माइक्रोस्कोप पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ने जाएंगे फिर लास्ट में? टेलीस्कोप। ठीक है, कोशिश करेंगे कि तीनों आज ही निपटा दे क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इजी से ही टॉपिक है। तो कौन बताएगा माइक्रोस्कोप के बारे में? क्या जानते हो माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप क्या काम करता है? छोटी चीजों को बड़ी क्या काम करके माइक्रोस्कोपिक हाँ, कि कोई भी अगर हमारे पास छोटी चीज है तो उसको क्या करके दिखाएगा? बड़ा करके दिखाएगा, यानी एज अ मैग्निफिकेशन, मैग्नीफायर का काम करता है ना, बड़ा करके दिखा देता है चीजों को। तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द, अभी विजुअल एंगल तुम्हें पता नहीं है, इसको अभी छोड़ो, कि ये विजुअल एंगल जो है उसको इंक्रीज कर देता है, विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई। मतलब जो चीजें आंखों से, रियल आईज से देखने में जो बहुत छोटी हैं, जो नहीं दिखाई देती, उनका साइज हमें बड़ा करके दिखाता है, उसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, है ना। मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट, करेक्ट। जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है उनको बड़ा करके दिखा देता है। अब यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी तुम्हें, एक शब्द दिख रहा होगा, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है? देखो, विजुअल एंगल का मतलब है कि अगर ये मेरी आंख है, ठीक है, ये मेरी आईज है, और जब मैं इस आंख से, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आईज से ना एक एंगल सबटेंड करता है। सपोज करो यहाँ पर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट जब मैं इसको अपनी आईज से इस ऑब्जेक्ट को देखूंगी तो ये ऑब्जेक्ट एक एंगल सबटेंड करेगा ना। इफ दिस एंगल इज सपोज अल्फा, तो ये एंगल भी यहाँ से अल्फा बनेगा ना। तो ये जो एंगल कोई ऑब्जेक्ट हमारी आईज के साथ बनाता है, कौन सी आईज है याद रखना? नेकेड आईज है ना। कुछ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं यूज कर रखा तुमने, तुम्हारी सिंपल आंखें हैं, तुम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। जब आप एक ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आईज पर एक एंगल बनाता है, उस एंगल को नाम दिया है विजुअल एंगल। अब जो ऑब्जेक्ट जितना छोटा होता है उसका विजुअल एंगल उतना ही स्मॉल, मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हुआ है, तो इसने जो एंगल सबटेंड किया, ये देखो कितना छोटा एंगल सबटेंड किया है। अब मान लो मैं इस ए बी को इस आईज के थोड़ा क्लोज रख देती हूँ, मैंने इस ए बी ऑब्जेक्ट को आईज के थोड़ा क्लोज रख दिया, क्या ये अब एंगल जो सबटेंड कर रहा है, क्या ये एंगल बड़ा हुआ आईज के साथ? क्या ये एंगल थोड़ा सा बढ़ा? एंगल बड़ा हो गया, है ना। तो जब भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा एंगल सबटेंड करते हैं उन्हें देख पाना डिफिकल्ट हो जाता है, तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा? इस विजुअल एंगल को इंक्रीज करने का काम करेगा, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाते हैं। तो ये मतलब है विजुअल एंगल का। आओ याद रखना, विजुअल एंगल का मतलब ही है कि आईज नेकेड होनी चाहिए। देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड व्हाइल टेकिंग विजुअल एंगल। ओके, माइक्रोस्कोप में 2 तरीके के माइक्रोस्कोप पढ़ते हो। एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसे तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे देखते हैं ना, ये इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। हाँ, तो मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल सा माइक्रोस्कोप है। कौन सा माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस तरीके से हो जाता है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। बाकी जो लेंस वाला सिस्टम है यहाँ पर वो पढ़ेंगे कि लेंस किस तरीके से एडजस्ट करे जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर बोले तो थोड़ा बेटर पड़ता है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। उससे पहले मैं एक बात करूंगी सिंपल आईज की। देखो, अब हम अपनी आईज की बात करते हैं।
हमारी आईज के लिए हम कितने दूर तक कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां तक देख सकती हूँ? इन्फिनिटी तक मैम बोलते हैं ना इंफिनिटी कि तक। कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तक, यानी फार पॉइंट की बात कर रही हूँ कि हमारी आंख के लिए फार पॉइंट क्या होता है। तो फार पॉइंट क्या होगा मेरी आईज के लिए? इन्फिनिटी, यानी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तक है वहां तक हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दूसरा आता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का क्या मतलब है? अगर कोई ऑब्जेक्ट पास आ रहा है अच्छे से दिख रहा है, और पास आ रहा है अच्छे से दिख रहा है। एक ऐसा पॉइंट आता है ना, अगर उसके आगे लेके चले जाते हो तो चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं या ब्लर हो जाता है। वो अपनी आईज के लिए कैसा पॉइंट होता है? नियर पॉइंट। कोई बता सकता है कितने सेंटीमीटर पे आता है? मैम हाँ। 25 है ना, 25 सेंटीमीटर पे। तो 25 सेंटीमीटर पर हम किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम देख सकते हैं। अगर उससे आगे लेके आओगे तो उससे आगे क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो हमारी आईज के लिए नियरर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। अब बताओ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एज इट इज 25 पे रख दूं तो मुझे बढ़िया दिखेगा कि कैसा दिखेगा? मान लो मेरे को कोई ऑब्जेक्ट देखना है कि वो ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली दिखना चाहिए, तो कहाँ पे रखूंगी मैं उस ऑब्जेक्ट को? 25 मैम 25 सेंटीमीटर। से ज्यादा पे। 25 से ज्यादा 25। 25 से आगे रखोगे तो दिखेगा ही नहीं ना। 25 से दूर चले जाओगे तो वो कम दिखने लगेगा, 25 से दूर जाओगे तो कम दिखने लगेगा। एग्जैक्ट अगर 25 में रखूंगी तो बढ़िया दिखेगा ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 25 पे रखा तो मुझे ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? एकदम बढ़िया ऑब्जेक्ट दिखेगा। एट 25 सेंटीमीटर हमारी आईज का कौन सा पॉइंट होता है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। समझ गए मेरी बात? समझे कि मेरे पास सिंपल आई है, अगर मेरी जो आंखें हैं सही सलामत है, मतलब इमेज डायरेक्ट रेटिना पे बन रही है, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो अगर ये मेरी आईज हैं तो मेरी आईज के लिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला पॉइंट कौन सा होगा? 25 सेंटीमीटर वाला होगा कि नहीं होगा? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखूं तो मुझे वो क्लियर दिखेगा ना। तो मेरी आईज के लिए मैक्सिमम मैग्निफाइड पॉइंट कौन सा है? 25 सेंटीमीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखो तो तुम्हें वो साफ साफ दिखाई देगा। बात समझ में आई? ये नियर पॉइंट होते हैं और फार पॉइंट होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ओके। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। पहले मैं बना के समझा देती हूँ, फिर डायग्राम जो बने हुए हैं उनसे सिंपल हो जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप, कौन सा लेंस यूज करेंगे माइक्रोस्कोप में? मैम कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स। तुम्हें ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है ना, तो ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कौन सा लेंस करता है? कॉन्वेक्स करेगा। कनकेव तो कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। मैम वो मिरर आ गया माइंड में, इसलिए कॉनकेव बोल दिया। हाँ, तो कन्वेक्स यानी सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल एक कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कन्वेक्स लेंस है। हाँ, सिंपल एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। लेकिन इस कन्वेक्स, ये सिंपल क्या है? अपना एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसी से मिलके बनेगा मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसे बनेगा? देखो, यहाँ पर कुछ तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर आए? इस लेंस की फोकस, मान लो यहाँ पर इसका फोकस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। यानी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखो कि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए हमेशा। यही माइक्रोस्कोप का सबसे बड़ा पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप बना, देखो क्यों बना रहे हैं एफ और ओ के बीच में? एफ और ओ के बीच में क्यों बना रहे हैं? अगर फोकस से पहले होता है तो इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है। लेकिन जैसे ही फोकस इज द बाउंड्री, समझाया था ना, फोकस बाउंड्री है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस के बाहर चला जाएगा और फोकस के बाद चला जाएगा तो कैसी इमेज बना के देता है? कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल और हाईली इनलार्ज, मतलब इनलार्ज बनेगी, राइट। वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनेगी, करेक्ट है? अरे हाँ या ना तो बोलो। याद है ना कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में क्या होता था? फोकस तक, अगर फोकस पहले ऑब्जेक्ट रखा है या एट फोकस पर रखा हुआ है, इमेज बनती थी रियल। लेकिन फोकस के बाद मैंने बताया, फोकस बाउंड्री समझ लो। फोकस से जैसे ही ऑब्जेक्ट कूद जाएगा, जंप कर जाएगा, नेचर ऑफ इमेज विल बी चेंज, तो चेंज हो जाएगा, यानी वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है।
और ये सिंपल माइक्रोस्कोप की कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे, देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ गया, यहाँ से लाइट रेज ऐसे चली जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज निकलेगी, वो विदाउट डेविएशन चली जाएगी ऐसे। ठीक है, अब मेरी आईज तो यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है, मेरी आईज यहाँ पर है, तो मेरे को इमेज कहाँ दिखाई देगी भाई? बैकवर्ड ट्रेस करोगे, क्योंकि कैसी इमेज बनने वाली है? वर्चुअल। तो कहीं यहां मीट कर जाएगी ना, यहाँ पे। तो क्या अभी मेरा इमेज बड़ा बन चुका है, ए डैश बी डैश। मेरे को ये ए बी जो बहुत स्मॉल था, ये कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत लार्ज दिखाई दे रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ने अपना काम कर दिया, बस इतना ही है सिंपल माइक्रोस्कोप कि कन्वेक्स लेंस की एप्लीकेशन यूज करो बिटवीन एफ एंड ओ वाली। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सॉल्व करते हैं, इसमें हमारा काम है मैग्निफिकेशन निकालने का। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, मैग्निफिकेशन की काम क्या कर रहा है माइक्रोस्कोप की पहली डेफिनेशन तुमने पढ़ी थी, इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द स्मॉल ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफाई कर रहा है तो यही तो पूछेगा कि मैग्निफिकेशन कितनी हुई, तो मैग्निफिकेशन ही निकाली जाएगी। तो मैग्निफिकेशन का देखो फॉर्मूला क्या है, पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखो, विजुअल एंगल formed by फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो बनी है वो आईज पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, वो अपॉन में कौन सा विजुअल एंगल? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बताओ? आईज के लिए मैक्सिमम कहां पर है ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन? आईज के लिए मैक्सिमम कहां पर दिखेगा मैग्निफिकेशन? ऑब्जेक्ट को कहां रखें? 25। है ना? अगर मैं आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखूं, मान लो कैपिटल डी जो है 25 सेंटीमीटर पे है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कौन सा है? ये ए बी वाला ऑब्जेक्ट है। तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा जब मैंने इसको डी सेंटीमीटर दूर रखा होगा, उसको क्या बोला है मैंने यहाँ पर? अल्फा। ठीक है, तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कीप्ड एट डी। डी का मतलब है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ जाना, जब भी मैं कैपिटल डी यूज करूं तो कैपिटल डी से समझ जाना मैं यहाँ पे नियरर पॉइंट की बात कर रही हूँ, 25 सेंटीमीटर। तो ये मैग्निफिकेशन का यहाँ पर ये फॉर्मूला है। यहाँ पर सारी चीजें विजुअल एंगल की टर्म्स में ही निकाली जाएंगी, यहाँ पर एंगुलर टर्म्स में निकालते हैं हम मैग्निफिकेशन को। ठीक है, तो फाइनल इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया और ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा था। तो मैंने ऑब्जेक्ट का मान लिया एंगल अल्फा है। इमेज की जरा बात कर लेते हैं कि इमेज कितना एंगल सबटेंड करेगी। तो यही इमेज है, ये इमेज है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है भाई तुम्हारी आई पे? यही वाला एंगल होगा, मैं इसको नाम क्या दे देती हूँ? बीटा। यही बीटा होगा, बताओ, यही एंगल सबटेंड हो रहा है ना तुम्हारी आईज पे जाके, तो ये बीटा है। तो यहाँ पे लिखोगे मैग्निफिकेशन आया बीटा अपॉन अल्फा। अभी तक यहाँ तक किसी को अगर कोई परेशानी है तो बताओ। हाँ मैम एक बार मैग्निफिकेशन वाली चीज दोबारा समझाओगे? हाँ, देखो मैग्निफिकेशन यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आईज से देख रहे थे जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ था, उसके बाद जब तुमने उसको किसी माइक्रोस्कोप से देखा तो उसका मैग्निफिकेशन कितना बढ़ गया, वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा कि सुनो, उसके लिए तुम क्या निकालोगे कि जो फाइनल इमेज तुम्हारे माइक्रोस्कोप ने बनाई है, वो फाइनल इमेज जब तुम दोबारा अपनी आईज से देखोगे तो वो तुम्हारी आईज पर कितना एंगल सबटेंड करेगी। अब बोलो मैम, जो एंगल ए ओ बी है वो अल्फा है? ए ओ बी, यस। अल्फा नहीं, कौन सा वाला पूछ रहे हो? कौन से वाले में पूछ रहे हो? मैम ये लेंस वाले में ए ओ बी पूछ रहे हो कि या फिर ये वाला पूछ रहे हो जो लेंस में है?
नहीं, जो लेंस में ए ओ बी है ये बीटा है, लेंस वाला बीटा होगा। मैंने क्या बोला, अल्फा वो वाला एंगल होगा जो तुम बिना आईज के, सिर्फ ओनली आईज से देख रहे हो, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा है, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा होगा, ठीक है, वो वाला ऑब्जेक्ट, ये अल्फा बनेगा। बात समझ आई? बीटा एंगल तुम्हारा ए बी ओ वाला है, या फिर ए डैश बी डैश ओ वाला, ये सेम ही बनेगा, क्योंकि ये तुम्हारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। हाँ अब बोलो। तो मैम ये जो आपने डायग्राम बनाया इसमें अल्फा एंगल नहीं होगा? नहीं, इसमें अल्फा नहीं है, यहाँ अल्फा नहीं होगा, ओके मैम। यहाँ नहीं बनेगा अल्फा, क्योंकि यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया। अल्फा वही एंगल है जो डायरेक्ट आंख के साथ बनेगा विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मैम तो वो कांस्टेंट होगा? अल्फा तो सिर्फ, हाँ अल्फा चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा कांस्टेंट क्यों है? देखो, अगर अल्फा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वाली दूरी 25 सेंटीमीटर ये फिक्स्ड है। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो सकती ना, ये 25 सेंटीमीटर चेंज हो सकता है। तो क्या अल्फा सेम है? मैं बोल सकती हूँ कि अल्फा क्या है, अल्फा कांस्टेंट है ना। हमारी आईज के लिए फॉर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, मुझे अगर मैग्निफिकेशन को बढ़ाना है और मेरे पास अल्फा कांस्टेंट है, तो सारी जिम्मेवारी मैग्निफिकेशन को बढ़ाने की किस पे आ गई, बीटा पे, बीटा पे। तो इसका मतलब अगर बीटा बढ़ेगा तो ही मैग्निफिकेशन को बढ़ा सकते हो। बात समझ में आई? अरे बोलो। यस यस मैम। यस मैम। तो जब भी मैं जहां पर भी अल्फा लिखूं, आने वाले टाइम में भी, अभी आने वाले जो क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां अल्फा का मतलब यही होगा, अल्फा वो वाला एंगल है जो ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है तुम्हारी आईज पे डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, और वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे ही रखा होगा। दैट्स इट। ओके, तो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारे यहाँ से, इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं, ये है तुम्हारा यूई, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है यूई की दूरी पे रखा हुआ है, ये मेरी हाइट ऑफ इमेज है, ये मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरा काम आ गया अल्फा और बीटा निकालने का, ठीक है। अल्फा और बीटा निकालने का काम आ गया। चलो पहले निकालते हैं बीटा, ठीक है, 10 बीटा। तो अगर मेरे को बीटा निकालना है तो मैं 10 बीटा निकालूंगी। मुझे यहाँ से देख के बताओ 10 बीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी अपॉन एओ। हाँ, ए बी अपॉन एओ, और एओ किसके बराबर है, यूई के, है ना। यूई। तो यहाँ पे लिख दो ए बी अपॉन एओ। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच नॉट। ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एओ क्या है, यूई। क्लियर है, इक्वेशन 1। अब देखो ये 10 बीटा तो है, लेकिन बीटा एक्चुअली में कैसा एंगल है, बीटा एक्चुअली में वेरी स्मॉल है, ठीक है। एक्चुअली एंगल ये बहुत छोटा होगा, कोई ज्यादा बड़ा एंगल नहीं होगा। तो इस बीटा को क्या लिख सकते हो तुम, सिर्फ बीटा लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू एच ओ अपॉन क्यू, ठीक है। बीटा आ गया। अल्फा क्या हो जाएगा, यूई में ई क्या है? ये मैंने आई लेंस है ना, लेंस ये हटा, आई लेंस है इसलिए। ओके, अब चाहिए अल्फा। 10 अल्फा कैसे निकालोगे, 10 अल्फा का तो डायरेक्ट बनाया था। ये तुम्हारी आईज है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी 25 सेंटीमीटर पे, और ये है अल्फा, है ना। 25 सेंटीमीटर को मैं यहाँ पे कैपिटल डी लिखूंगी। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी। बोलो करेक्ट, इतना समझ आया सबको? हाँ बोलो। यानी ये बीटा एच आई नहीं आना चाहिए था उधर, कहाँ पे, यहाँ पे एच देखो, यूई। हाँ, सुनो, जो तुम्हारा ट्राइंगल ए बी ओ है और जो ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ है, ये कैसे ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो ए डैश बी, तुम ये भी लिख सकते हो, देखो इफ यू वांट टू डू कि मैम ये एच आई अपॉन, ये क्या लिखोगे, फिर ये वाली डिस्टेंस लिखोगे। मैं इसको क्या मान लू, बी मान लू, बीई, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे फिर तुम, एच आई अपॉन बीई लिखोगे, करेक्ट। क्या तुम्हारे पास
ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट है कि इमेज की हाइट कितनी है, वो मेरे पास अननोन है इमेज की हाइट, ठीक है। इमेज की हाइट अननोन है, इमेज कहाँ बनी है वो भी अननोन है। तो मैं a डैश b डैश यूज करने की बजाय कौन सा ट्राइंगल ले लूं, ए बी, जिसकी मुझे हाइट पता है कि भाई ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है और मैंने ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली टर्म यूज करी है, ठीक है। कर यूज ये भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, बात समझ में आई, गलत नहीं होगा, यूज कर सकते हो, बट मेरे पास वो वैल्यूज अननोन है तो मैं क्यों यूज करूं। ओके, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फॉर्मूला अपना मैग्निफिकेशन का था बीटा अपॉन अल्फा, रखो बीटा कितना है HO अपॉन UE, अल्फा कितना है HO मल्टीप्लाई बाय D। HO से HO चला गया, कितना आया मैग्निफिकेशन D अपॉन U। UE पता है ना क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रॉम लेंस। तो ये तुम्हारी मैग्निफिकेशन आई है कितनी, D अपॉन UE, सिंपल कन्वेक्स लेंस, ये याद रखना है फॉर्मूला, और कुछ नहीं आता यहाँ से, मैग्निफिकेशन बेस्ड ही फॉर्मूले आते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ लो एक बार, वैसे तो कुछ था नहीं बड़ा सा, यही छोटा सा माइक्रो, बताओ क्लियर हुआ। यस मैम। मैम डी की जगह हमने 25 क्यों लिया? डी को 25 ही लेना है। डी देखो 25 इसलिए लिया है क्योंकि वो हमारी नेक्ड आइज के लिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देता है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अपनी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे लेके चले हैं 25, उससे दूर जाओगे तो मैग्निफिकेशन कम होती चली जाएगी। हाँ बोलो। मैम अल्फा हर क्वेश्चन के साथ वेरी करेगा ना? क्या कह रहे हो, अल्फा हर क्वेश्चन के साथ चेंज करेगा ना? अल्फा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। यस डी तो फिक्स्ड है ना 25, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ वेरी कर सकता है। और बस, अब इसके बाद क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन तो आ गई, इसके बाद निकालेंगे कि मान लो मेरे को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब है कि मैं एक माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनाना चाहती हूँ उस इमेज को मैक्सिमम कितना मैग्निफाइड कर सकते हैं या मैक्सिमम हो सकता है वो निकालेंगे कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी आएगी। तो कोई बता सकता है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी आ सकती है यहाँ से। ये तो हमने निकाल लिया, मैग्निफिकेशन आ गई D बाय U, ठीक है, अभी निकाला है जस्ट। इसी को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एंगल्स के टर्म्स में मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, तो घबरा मत जाना, माइक्रोस्कोप में कभी एंगुलर मैग्निफिकेशन देख लो। ओके, जब डिस्टेंस कितना मिनिमम होगा इमेज का। अच्छा, मेरे को चाहिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कि अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनने वाली है वो लार्जेस्ट बने, ठीक है, वो जितना मैग्निफाइड हो सकता है उतना मैग्निफाइड। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए? मैम यूई मिनिमम होना चाहिए। यूई मिनिमम, जब हम यूई मिनिमम होगा ना तो ऑब्जेक्ट जो है वो पास या हो मैम जाएगा बीटा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, यूई मिनिमम होना चाहिए। देखो अगर यूई तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मैम और बीटा मैक्सिमम होना चाहिए फिर। तुम कह रहे हो कि हम यूई को, देखो डी तो फिक्स है, और तुम कह रहे हो कि मैं यूई को छोटा कर दूं जिसकी वजह से एम बड़ा हो जाए, है? Yes, अच्छा, एक बात बताओ, जो तुम्हारा लेंस इमेज बना रहा है A डैश B डैश, वो उस इमेज को ऐसे बना दे कि वो आई लेंस से कितनी दूरी हो जाए, 25 सेंटीमीटर। देखो हमारी नेक्ड आईज के लिए 25 सेंटीमीटर कैसा पॉइंट है जहां पर हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब वहां पर मैक्सिमम विजुअल एंगल बनता है हमारा। अगर मैं इस
लेंस की वजह से बनने वाली इमेज को ऐसे सेट कर दूं कि वो भी किस पे बन जाए, वो भी कैपिटल डी पे बन जाए, वो कैपिटल डी पे बन जाए, तो क्या हमारी आईज के लिए वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहलाएगा? बोलो, कहलाएगा ना भाई? ये तुम्हारी जो ये लेंस है, ये आई लेंस जो है, देखो अब ये मत समझना कि ये लेंस और तुम्हारी आंखें कोई बहुत ज्यादा दूरी पर है, ऐसा नहीं है। अभी तुमने देखा ना मैग्नीफाइंग ग्लास, जहां ग्लास होता है वहीं तो अपनी आंखें रखते हो, जहां लेंस है वहीं तो अपनी आंखें रखते हो ना, एकदम उसके बीच में कुछ ज्यादा डिस्टेंस तो होता नहीं है। तो मैं क्या करूं कि मैं इस लेंस की वजह से बनने वाली इमेज जो बन रही है ए डैश बी डैश, उस ए डैश बी डैश को कुछ इस तरीके से बना दें कि वो कहाँ बन जाए, 25 सेंटीमीटर पे। समझ गए? मेरी आईज के 25 सेंटीमीटर पे बन जाए। बात क्लियर हुई? यानी ए डैश बी डैश को डी पे बना दो, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो यहां पे लिखो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इमेज को कहां बना दो? इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट डी। कैपिटल डी का मतलब है वही 25 सेंटीमीटर, ठीक है? इधर बना दो। तो कैसे लिखोगे? 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी। मेरा फॉर्मूला लगा, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगाया है। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की डायरेक्ट v की जगह क्या लिखूं? v कहां बनेगा? देखो डी हो जाएगा। डी, ये वी डी के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं नेगेटिव लिखूं कि प्लस प्लस का लिखूं? बताओ, देख के बताओ। ये डी प्लस का आएगा कि माइनस का? मैम नेगेटिव। बाकी ये बच्चे मैम नेगेटिव। देख के बताओ। नेगेटिव आएगा क्योंकि आप ऐसे मेजर करोगे डिस्टेंस और तुम्हारी इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही है ना? तो ये वाला तुम्हारा क्या बनेगा? v बनेगा माइनस का d। u बताओ, u कैसा लिखा जाएगा? माइनस का कि प्लस का? ये भी माइनस का u ही लिखा जाएगा। तो माइनस का d माइनस का 1 अपॉन माइनस का। तो यहां से ये क्या आया? 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d इक्वल्स टू 1 अपॉन ue। ठीक है, बस ये तुम्हारा आंसर है। मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला निकाला था तो क्या आया था? d अपॉन ue। तो ue की वैल्यू यहाँ पे रखो, d 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d। ठीक है, तो मैं अगर d को अंदर ले जाती हूँ तो ये 1 प्लस कैपिटल D अपॉन f। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ये बस फॉर्मूले याद रखने हैं। मैग्निफिकेशन अगर मैक्सिमम करानी है तो क्या फॉर्मूला रखें? तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब आया मिनिमम मैग्निफिकेशन। अब मैं हाँ मैम इसमें जो इमेज बनी है वो लीस्ट मतलब लीस्ट डिस्टेंस पे बनी है जिस पे देख सकते हैं। लीस्ट मतलब नियरेस्ट डी पे नियरेस्ट पॉइंट पे बनी है ना, मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पे। हाँ 25 सेंटीमीटर। अब देखो सेकंड केस, ये केस 1 है, ठीक है, केस 1। अब मैं क्या कहती हूँ? अब मैं चाहती हूँ कि मैग्निफिकेशन कितनी हो जाए? मिनिमम हो जाए। मैग्निफिकेशन क्या हो जाए? मिनिमम। देखो एक बात बताओ, लेंस तो अपना काम कर रहा है, उस लेंस से देख कौन रहे हैं? हम देख रहे हैं ना। उस लेंस से देख तो मैं रही हूं, तो मेरी देखने की कैपेबिलिटीज भी तो काम करेंगी कि नहीं करेंगी? मैं मैक्सिमम कहाँ देख सकती हूँ? 25 सेंटीमीटर पे। तुम्हारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक इमेज बना रहा है, उसको मैं अपनी आईज की एबिलिटी के साथ मर्ज कर दूं तो क्या मैग्निफिकेशन मैक्सिमम नहीं हो जाएगी? बात तो ये बात समझो। मेरी आईज की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देखने की क्षमता है 25 सेंटीमीटर पे, तो मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ये इस तरीके से हम लोग कहेंगे, मतलब उसमें सेटिंग्स करेंगे या फिर जो भी है उसका फोकल लेंथ इस तरीके से सेट करेंगे कि हमारे पास जो इमेज बने वो हमारी आईज के लिए 25 सेंटीमीटर पे बन जाए। अब दूसरा देखो, दूसरा आएगा मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। मेरी आईज मिनिमम कहां पर देख सकती हैं?
मतलब कब छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट को कहाँ देख पाएंगी बताओ? इंफिनिटी, फार पॉइंट। भाई मेरी आईज के लिए मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या है? अब तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें अपने आसपास की चीजें सब अच्छी दिख रही हैं, बढ़िया दिख रही हैं। अब मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ से बैठ के अपने दूसरे वाले रूम में देखो तो क्या क्लियर दिख पाएगा? नहीं दिखेगा। तो जितना पॉइंट दूर खिसकता चला जाएगा, मेरी आईज के लिए वो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? भाई तुम्हारी आंखों में भी तो कन्वेक्स लेंस है, तुम्हारी आंखों में भी तो कन्वेक्स लेंस है, तो आईज की भी तो मैग्निफिकेशन होगी कि नहीं होगी? यस आईज की मैम। मैग्निफिकेशन होगी। तो तुम्हारी आईज का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 25 है। तुम्हारी आईज के लिए मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बहुत दूर। और बहुत दूर को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। बहुत दूर को क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। तो सेकंड केस क्या बनेगा? मिनिमम मैग्निफिकेशन। अब तो तुम समझ गए होगे क्या करना है इस केस में। मिनिमम मैग्निफिकेशन में क्या करना है बताओ? मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था कैपिटल D अपॉन यूई। यू ऑब्जेक्ट का दूरी था, D अपना नियर पॉइंट है। मिनिमम मैग्निफिकेशन में क्या होगा? इमेज कहाँ बननी चाहिए? V कहाँ बनना चाहिए? इन्फिनिटी पे बना दो, V को इन्फिनिटी पे बना दो, तो तुम्हारी आंख उसको कम देख पाएंगी। बात समझ लो? तो क्या होगा? 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस का U। तो 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन UE। मैग्निफिकेशन देखो कितना आया? D अपॉन UE को क्या लिख दो? F। तो इस टाइम तुम्हारी मैग्निफिकेशन इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? रिलैक्स्ड आईज से कहां तक देख पाएंगे? रिलैक्स्ड आईज का मतलब है तुम शांति से बैठे हो, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालना पड़ रहा अपनी आंखों से। तो दूर का कहां तक दिख सकता है तुम्हें? यहां तक दिख सकता है। कहां तक? D बाय स्मॉल फोकल लेंथ। क्लियर है? जल्दी बताओ, फिर आगे चलना है। अभी तो आधे घंटा बचाओ, जल्दी जल्दी। क्लियर क्लियर? बहुत इजी है, कुछ नहीं है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम। मैक्सिमम तुम्हें पता है, अपनी आंखों के साथ अलाइन कर लो मैक्सिमम, यानी इमेज को D पे बना दो। मिनिमम अपनी आंखों के साथ अलाइन कर लो, इमेज को इन्फिनिटी पे बना दो। एक फॉर्मूला याद रखना है मैग्निफिकेशन का, जो D बाय म्यू ई है, बस यूई। ठीक है, इसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट? इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद क्या बनेगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इतना ही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे? दो लेंस लगा देंगे। कंपाउंड है ना, कंपाउंड का मतलब क्या है? एक के ऊपर कुछ एक लगता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर दो लेंस लग गए, और लेंस दोनों ही कैसे होंगे? दोनों लेंस कैसे होंगे? कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो देखो ये वाला लेंस है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है, स्मॉल फोकल लेंथ, बहुत छोटा, मतलब 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इतनी फोकल लेंथ लेके चलते हैं। फिर एक होती है जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, ठीक है, इसे बोलते हैं आई लेंस। इसकी लार्ज फोकल लेंथ होती है। इसको आई लेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कहाँ रखा हुआ है? आईज के पास रखा हुआ है। इसे ऑब्जेक्ट लेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसके पास रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट के पास। अब देखो, जो तुम्हारा आई लेंस है, ये जो मैंने आई लेंस बनाया है, ये सिंपल कैसे वर्क करेगा? एज इट इज कैसे वर्क करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। जैसा अभी पढ़ के आए हो सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का सेटअप है। इसके आगे एक छोटा माइक्रोस्कोप, सॉरी एक छोटा ऑब्जेक्ट लेंस और लगा दिया है पास। इतना काम किया है।
ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा अपना ए बी। अब देखो इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है, इस लेंस की फोकल लेंथ बहुत छोटी है, तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा जो रखा हुआ है ये बियॉन्ड इसकी फोकल लेंथ के पीछे ही रखा होगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इतनी है। तो इस वाले केस में तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ के पीछे, मतलब फोकल लेंथ के आगे रखा हुआ होगा। अगर आगे रखा हुआ होता है तो कैसी इमेज बनाता है, जल्दी बताओ कैसी इमेज बनेगी? रियल रियल एंड वर्ल्ड। ओके, अब ये तो है अब काम करेगा तुम्हारा सेकंड लेंस। सेकंड लेंस कैसा है? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की मैं बोल देती हूँ इसकी फोकल लेंथ एफ ई है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ, ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये कहाँ बनी होगी? ये इमेज कहाँ बनी होगी? इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके एफ ई के बीच में, क्योंकि ये तो कंडीशन है सिंपल माइक्रोस्कोप की कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होना चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में। तो इसका मतलब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेंस इमेज बनाएगा वो इमेज कहाँ बननी चाहिए? इसके फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। बस हो गया, सीख गए, फिर अब कुछ नहीं है इसमें। तो एक तो अपना छोटा लेंस जो ऑब्जेक्ट लेंस है, याद रखना ऑब्जेक्ट लेंस शुड बी स्मॉल, ये होना ही चाहिए, ये कंडीशन है। इसकी फोकल लेंथ छोटी, इसकी फोकल लेंथ बड़ी। ओके, अब क्या करेंगे भाई, ये कैसी, अब तुम्हारा आई लेंस कैसी इमेज बनाएगा? इसकी आई लेंस कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल। भाई आई लेंस कैसी इमेज बनाएगा? चुप पड़ जाते हो। आई लेंस कैसी इमेज बनाएगा? मैम वर्चुअल। ग्रेट, वर्चुअल। एक को ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको कहीं बैकवर्ड में मिला लो, पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके। ठीक है, यहाँ कहीं तो ये मिल जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ बन गई इसकी इमेज। फिर से क्या काम करना है? बस अब एक ही काम करना है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो ये तो डायरेक्ट ऐसी ही बनेगी, ए डैश यहाँ पर आ गया और अच्छा ये बी डबल डैश मान लो, ये सेकंड इमेज। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ के आए हो? बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये बीटा अपॉन अल्फा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब मेरे को बताओ कि अल्फा क्या होगा? क्या यहाँ पर अल्फा चेंज होगा? क्या यहाँ अल्फा चेंज होगा? अल्फा नहीं होगा। ठीक है, अल्फा चेंज नहीं होगा। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट एचओ है, तो एचओ इसकी हाइट मान ली। ठीक है, तो अल्फा में अभी हम सीख के आए हैं कि अल्फा क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन कैपिटल डी। ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं बीटा। बीटा कौन सा पॉइंट बनेगा मुझे बताओ? बीटा एंगल कौन सा होगा? बीटा क्या होता है? जो तुम्हारी इमेज बनाएगी एंगल तुम्हारी आईज के साथ। तो इमेज वाला एंगल ये बनेगा क्या? यस मैम। इमेज तो ये है ना भाई, इमेज तो यही बना है। मैम फाइनल इमेज या फिर जो वर्चुअल बनी है वो वाली? फाइनल, जो फाइनल ए डबल डैश बी डबल डैश है, ए डबल डैश बी डबल डैश ने जो इमेज बनाई है यस मैम, यही वाला होगा।
यही होगा ना, तुम्हारी आई लेंस है यहाँ पे, तो आईज भी यहीं कहीं रखी होंगी, ये यहाँ पर ही तो कहीं आईज रखी होंगी। तो आईज के साथ एंगल, तो आईज के साथ तो यही वाला एंगल बना रही है तुम्हारी इमेजेस, भाई यही वाला तो एंगल है आईज के साथ, ये वाला एंगल है बीटा। तो यानी अब मेरे को बीटा निकालना होगा। ठीक है, तो ये इमेज तुम्हारी आईज के साथ बीटा एंगल बना रही है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिख लो एक चीज, क्या लिखोगे यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज लार्ज। अब बीटा कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे देख के बताओ, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ये वाली दूरी, करेक्ट। भाई बीटा यही तो एंगल है, तो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश हो गया, अपॉन में मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ए डैश बी डैश तक की दूरी। ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए कैसा काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है आई लेंस के लिए। तो मैं ये वाली दूरी क्या मान लेती हूँ, यू मान लेती हूँ, और ये आई लेंस से कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए इसको यहाँ पे यू ई बोल दिया गया। यहाँ पर तुम लिखोगे बीटा मेरा बना मैम हाइट ऑफ, अच्छा मेरे पास ए डैश बी डैश अभी नहीं है, मेरे पास ए डैश बी डैश नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगी। मैम यहाँ पे जो दोनों लेंस इनके बीचों की दूरी दी जाती है क्या? किसके बीच में, दोनों लेंसेज के बीच में दूरी का, इन दोनों लेंस के बीच की दूरी का कुछ काम है नहीं, कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप की लेंथ, ट्यूब लेंथ बोलते हैं, है ना, उसका कुछ काम होता नहीं है वैसे। ट्यूब लेंथ उस लेंथ में से अगर जो ऑब्जेक्ट बना है उसको माइनस करेंगे तो यू ही आ जाएगा ना, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है। तो कभी ट्यूब लेंथ या माइक्रोस्कोप लेंथ अगर टर्म दी हो तो समझ जाना दोनों लेंस के बीच की दूरी की बात होगी, ट्यूब लेंथ माइक्रोस्कोप लेंथ ऐसे करके। ओके मूव, तो बीटा हो गया ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, क्लियर है, ये बीटा हो गया। अब देखो मुझे ए डैश बी डैश निकालनी पड़ेगी क्योंकि ए डैश बी डैश मेरे पास अभी है नहीं, और बिना ए डैश बी डैश के बीटा नहीं आएगा, बीटा नहीं आएगा तब तक मैग्निफिकेशन नहीं आएगी। अब बताओ कैसे निकालें ए डैश बी डैश को, ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन निकाल लें, ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट लेंस देखो, ऑब्जेक्ट लेंस के पास ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो क्या मैग्निफिकेशन से नहीं निकाल सकते, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो यहां पर करोगे यूज ऑब्जेक्ट लेंस टू कैलकुलेट ए डैश बी डैश बाय मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालो। चलो इस ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन निकालने जा रहे हैं। क्या होगा फॉर्मूला, v बाई यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला होता है, यही लगाएंगे। चलो ये मान लेते हैं ए डैश बी डैश यहां से कितनी दूरी पे है, बीओ पे, ओ मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की बात हो रही है, तो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पर है, बीओ की दूरी पर है। बताओ ये समझ में आया, बीओ कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पर बीओ लिखूंगी। बताओ प्लस का बीओ लिखूं कि माइनस का लिखूं, प्लस का बीओ लिखेंगे क्योंकि राइट साइड इमेज बन रही है। ओके अब चाहिए यू, यू मैं प्लस का लिखूंगी माइनस का, ये लो ये हो गया मेरा यू नॉट, यू नॉट माइनस का कि प्लस का, माइनस का, माइनस का, ये माइनस का यू नॉट आया इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज देखो कौन है,
ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश लिखेंगे। वेरी गुड, बढ़िया। क्या मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ओके। ए डैश बी डैश प्लस का लिखूं कि नेगेटिव का लिखूं? प्रिंसिपल नेगेटिव। हाँ, Negative. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है ना, तो माइनस, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया। ए डैश बी डैश किसके बराबर आया? करेक्ट। इसलिए लास्ट में पढ़ाते हैं इन्हें, क्योंकि तुम सब पढ़ के आ चुके हो, दिक्कत ही नहीं आती पढ़ने में। एक नया टर्म आता है बस, विजुअल एंगल, और कुछ। ए डैश बी डैश आ गई, क्या बीटा आ सकता है? ये लो पुट करो इसमें, इक्वेशन 1 मान लो, पुट इन above इक्वेशन। बी नॉट एच नॉट म्यू नॉट, सही है? कुछ गलत कर दिया क्या? ठीक है, आई थिंक कुछ गलत नहीं है। ये हो गया मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा भी आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा दोनों निकाल लिया। क्या मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं अब? यहां तक किसी को अगर कुछ दिक्कत है तो वो मेरे को बताओ। लो देखो एक बार, चेक करो। बीटा ध्यान से लेना, देखो ये तुम्हारे में 5-5 नंबर में तुम्हारे ड्रॉ के लिए भी आ सकता है बोर्ड्स के एग्जाम में। बोर्ड्स के एग्जाम में भी पड़ेगा। मैम ये ए डैश और बी डैश जो लिया है वो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए लिया है कि आई लेंस के लिए? मैंने ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन ली है ना। देखो एमओ, एमओ का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन हम ऑब्जेक्ट लेंस के लिए निकाल रहे हैं, और जो कैपिटल एम निकालेंगे वो पूरे माइक्रोस्कोप के लिए आएगी। जो ये कैपिटल एम है, बीटा कोण अल्फा, ये पूरे माइक्रोस्कोप की है, ठीक है। कि दोनों लेंस ने मिला के कितना मैग्निफाइड किया तुम्हारी इमेज, करेक्ट। अब मैंने जब बीटा निकाला तो यहाँ पर मेरी बात फंस गई ए डैश बी डैश पे, वो तो है नहीं, तो उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ा? ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन। समझ में आए? यहाँ पे मैंने MO लिखा है, यहाँ पे लिख भी लो, ऑब्जेक्ट लेंस मैग्निफिकेशन। अब देखो क्या लिखा मैंने, V/U। तो V कौन है मेरा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट लेंस के लिए V कौन है? A डैश B डैश है ना। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए V यानी इमेज। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इमेज कौन है? A डैश और B डैश। तो यहाँ पर इसीलिए क्या लिखा? हाइट में A डैश B डैश, ठीक है। V क्या हुआ? दूरी, कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट लेंस से इमेज की दूरी कितनी है, तो वो कितनी मानी? V0 मानी। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। संदीप समझ में आ रही है चीजें? संदीप, संदीप को ऐसा लग रहा है जैसे सो के उठाओ। संदीप सो रहा है क्या? नो मैम। समझ, अच्छा ये बताना ए डैश बी डैश क्या है यहाँ पे संदीप? ए डैश बी मैम डैश वो क्या है? मैम जो ऑब्जेक्ट का जो लेंस था ना, उससे जो इमेज बनी है। हाँ, वेरी गुड, उस वेरी गुड, बहुत अच्छे। मतलब समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, अब निकालते हैं कैपिटल एम। कैपिटल मतलब पूरे माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन। पूरे माइक्रोस्कोप ने क्या किया? तो माइक्रोस्कोप के लिए बीटा अपॉन अल्फा लिखेंगे। मैंने बीटा कैलकुलेट कर लिया, ये रहा V0 H0 और μ0 μe। अच्छा मेरे को μe कौन बताएगा? μe क्या है? पलक μe, सॉरी नॉट म्यू, दिस इज u, ठीक है, u। पलक यहाँ पे u क्या है? चेंज भी, पलक ue क्या है यहाँ पे? पलक नहीं है। श्रुति तुम बताओ ue क्या है यहाँ पे बेटा?
मैम जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज थी जो मतलब डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज थी वो दूसरे लेंस के लिए कर रही थी ऑब्जेक्ट की तरह काम, तो उसका डिस्टेंस कौन से लेंस से? आई लेंस। वेरी गुड, आई लेंस से, है ना? मैम वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस। हाँ, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस नहीं है, वहां से मैम वो आई लेंस से, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। वर्चुअल सॉरी ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम आई लेंस, ठीक है? तो ये इसलिए O और E लिखा है, तो ये समझ जाना दूरी का कौन से लेंसेज से ली है। जहां O लिखा हो मतलब वो दूरी कैलकुलेट करी है ऑब्जेक्ट लेंस से, जहां E लिखा हो यानी वो दूरी कैलकुलेट करी है आई पीस वाले लेंस से। अच्छा, अल्फा बताओ, अल्फा क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी, डी ऊपर चला जाएगा, ये से ये कट गया, तो ये कितना आया? V नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन यू। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, V नॉट अपॉन यू नॉट किसकी मैग्निफिकेशन है? ऑब्जेक्ट लेंस की। भाई यही तो है मैग्निफिकेशन, क्या फॉर्मूला क्या होता है? प्लस V अपॉन यू। V कितना है उसका? V नॉट है। U कितना है? U नॉट है। तो ये मैग्निफिकेशन है कि नहीं है ऑब्जेक्ट लेंस की? बिल्कुल है। D अपॉन म्यू ई, ये लास्ट अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन आई थी सिंपल माइक्रोस्कोप की, ये देखो, ये रहा D अपॉन यू ई, मैग्निफिकेशन D अपॉन यू ई। कौन से लेंस की है? सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो मैं यहां पर लिख सकती हूँ क्या, ये D अपॉन यू ई क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। बताओ, यही तो मैग्निफिकेशन सीखी है जब हमने कंबाइंड कॉम्बिनेशंस वाले करे थे, कि जितने भी तुम्हारे पास लेंसेज हो, टोटल मैग्निफिकेशन कैसे आएगी? पहले वाले लेंस की निकालो, दूसरे की निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर फाइनल आई। तो वही यहाँ पर भी सिनेरियो हुआ है। ओके, तो ये मेरा टोटल मैग्निफिकेशन है यहाँ पे, ये याद रखना, बहुत इजी है। तुम्हें V नॉट यू नॉट याद नहीं रहेगा, पर ये याद रहेगा कि मैग्निफिकेशन जो टोटल आएगी वो ऑब्जेक्ट लेंस और आई पीस वाले लेंस को निकालेंगे। आई पीस लेंस से याद करना सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की D बाई यू, ये तो याद करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट लेंस की तो याद ही हो जाएगी V बाई यू से, V नॉट बाई यू नॉट लिखना है बस। तो इस तरीके से याद करने में भी इजी रहेगा, ठीक है? याद करने में इजी तभी हो पाएगा जब ये याद रखोगे, ये वाला फंडा इजी है ना? ओके, तो केस यहाँ पर भी बनेंगे। पहला केस, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्या करें भाई मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए? बहुत इजी, 1 सेकंड में बताओगे, कुछ नहीं करना, कोई डेरिवेशन नहीं है। तुम कहोगे मैम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, V नॉट यू नॉट के साथ तो कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, उसका फोकल लेंथ तो बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट अपना बैठा रहेगा, वहां पर तो हम कुछ छेड़ ही नहीं सकते, हम सिंपल माइक्रोस्कोप को छेड़ेंगे। और वो हम अभी सिंपल माइक्रोस्कोप को छेड़ के आ चुके हैं। वहां पर हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में कितना निकाला था? D अपॉन म्यू ई, 1 प्लस D बाय, ये रहा मैक्सिमम। मिनिमम में भी क्या करेंगे अब बताओ? V नॉट यू नॉट को कुछ नहीं छेड़ सकते, D बाय एस। ये भी पड़ गया है। तो ये तरीके हैं याद रखने के, दोनों केस में मैक्सिमम और ये वाला इस केस में मिनिमम। 1 सेकंड में तुम्हारा माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया, कंपाउंड। एक बार देख लो, अल्फा बीटा देख लो, फिर मैं टेलीस्कोप पे मूव करूंगी। मैम एक बार डायग्राम दिखाना। डायग्राम वाली? यस मैम। डायग्राम इसमें सिंपल डायग्राम भी बने हुए हैं, देख सिंपल मतलब माइक्रोस्कोप आते हैं, कोर्स में भी आएगा, सीधा 5 नंबर में ड्रॉ करो।
रिजॉल्विंग पावर सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। देखो डायग्राम क्लियरली यहाँ भी बने हुए हैं तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, ठीक है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। ये रख लिया डायग्राम, ठीक है? तो यहाँ पर ये डायग्राम साफ साफ भी बने हुए हैं। ये मैग्निफिकेशन बनाई हुई है, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए है क्योंकि यू नॉट माइनस है, ठीक है? यहाँ पे यू नॉट माइनस है इसलिए आगे माइनस साइन लगाया हुआ है, बस ये याद रखना। टेलीस्कोप करें। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या फर्क है? टेलीस्कोप क्या काम आता है? मैम माइक्रोस्कोप जो होता है वो छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है, टेलीस्कोप दूर वाले को पास दिखाता है। यस मैम। मतलब तुम्हें पढ़ा दिया गया स्कूल में? नो नो मैम। फिर यस मैम। पढ़ा दिया भाई तुम्हें, स्कूल में पढ़ लिए तुम? नो मैम। टीचर ही नहीं है हाँ, टीचर ही नहीं है? मैम, ट्रांसफर हो गई है। क्लासेस बंद हो गई हैं? मैम ट्रांसफर हो गई है टीचर की। ओ, फिर कौन पढ़ा रहा है? मैम बीएड टीचर ट्रेनीज। मतलब ट्रेनी टीचर्स पढ़ा रहे हैं? यस मैम। मैम वो मतलब दीदी पढ़ाते हैं, मतलब अ, अपने नोट्स उन्होंने बचा के रखे हुए ना पहले के, हाँ, तो वो घर से पढ़ के आते हैं तो हमें पढ़ाते हैं। तो घर से तो कोई भी पढ़ के आएगा टीचर। घर से तो मैं भी पढ़ के आती हूँ, कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, क्या कराना है, वो तो हर टीचर प्रिपेयर हो गया आता है, उसमें क्या दिक्कत है? जो टीचर पढ़ के नहीं आता वो कोई टीचर है? हैं? कैसी बातें कर रहे हो? मैम पढ़ा हुआ फिर समझ में भी तो आना चाहिए, मेन तो ये है। अच्छा, क्योंकि मैम ऐसे तो नोट्स तो बस सामने से लिखवा देता है कोई भी, समझ में भी तो आना चाहिए कंटेंट। बात तो सही है। तो सक्षम क्योंकि ऐसे मैम ये चीज हम फेस करते हैं अपने स्कूल में, इसलिए। ठीक है। नहीं, टेलीस्कोप सेम सेम नहीं है, सेम ही है बट छोटी सी चीज, छोटा सा ही डिफरेंस है। क्या टेलीस्कोप में छोटा सा ही डिफरेंस है, जो तुम्हें बता भी दिया है कि टेलीस्कोप में। अच्छा, टेलीस्कोप किस चीज को देखने के लिए यूज करते हैं? मैम हाँ। ऐसी चीजों को जो हमसे बहुत फार है। हाँ, है ना? जैसे प्लैनेट्स हो गए, कोई मून को देख रहा है, कोई वीनस को देखता है ना? तो टेलीस्कोप क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं उनको पास में ले आता है, क्योंकि बड़े तो वो वैसे ही हैं बट वो बहुत दूरी पे हैं, तो दूरी पे हैं तो मैं उन्हें पास में लेके आ जाती हूँ विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। बस ये फर्क है। टेलीस्कोप में भी दो लेंस यूज करेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, तो टेलीस्कोप में भी दो लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। बट यहाँ पे फर्क क्या है, जो ऑब्जेक्ट लेंस है, जो ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ होगा वो लेंस बनेगा बड़ा।
ये तो बड़ा भी नहीं बना, मोटा बन गया। और ये वाला लेंस बनता है छोटा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है ना, ये बहुत बड़ा बनाते हैं। भी लार्ज होगी, अपर्चर भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये तुम्हारा आई लेंस है, ये बना देंगे हम छोटा। बट आई लेंस ऐसे छोटा नहीं होता, बट इसके कंपैरिजन में छोटा हो जाता है, याद रखना। ये तुम शेप से ही देख लोगे, ये लार्ज है, ये छोटा है। ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो लाइट रेज क्या ज्यादा से ज्यादा एंटर करनी चाहिए। कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पे। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो लाइट रेज कैसे आती हैं? पैरेलल। लाइट रेज पैरेलल आ रही है, तो मेरे को जब लाइट रेज को इकट्ठा करना है किसी एक पर्टिकुलर लेंस पे, तो उस लेंस का साइज हम बड़ा बना देंगे कि जिसकी वजह से ज्यादा लाइट रेज इससे क्रॉस कर पाए। तो इसलिए ऑब्जेक्ट लेंस को बड़ा बनाया गया है। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बना रहे हो, तो वहां से आने वाली लाइट रेज कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो लाइट रेज अगर पैरेलल है, कैसे बनाई भाई? पैरेलल आ रही है लाइट रेज, कहाँ कट करके जाएगी ये? इसको बहुत ही बुरा कट कर गई। फोकस पे पैरेलल आती है, तो कहां से कट करके जाती है लाइट रेज? फोकस पे कट करेंगी। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस पे कट करके गई है। एक और चाहिए, एक और चाहिए, कैसे निकालें? ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दें एक। ठीक है, पहले हाँ मैम पर पैरेलल नहीं आएंगी तो पैरेलल में लेना है ना। अगर ऐसे निकाल दें तो कैसे बनाए? मैम करना क्या है? मैम एक को लीनियर कर दे को इसके ऊपर से बिल्कुल जहाँ पे F0 है। ये भी पैरेलल में है ना। डायग्राम का काम बड़ा दिक्कत रहा है। ठीक है? ये आई, बैंड हो गया। मैम ये तो फोकस करने ही जा रही है। कौन सी वाली? मैम सेकंड इंटरसेक्ट होनी वाली, चाहिए ना। सेकंड वाली ऑप्टिकल सेंटर से है, ठीक है। फर्स्ट वाली को भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ऐसे जानी चाहिए। ये एग्जैक्ट तो नहीं होगी, देखो थोड़ा सा करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आ रही होंगी पैरेलल। नहीं कर रही है तो मैच नहीं कर रही। मैम इमेज फोकस पे बनेगी ना। हाँ फोकस पे बनानी है ना इमेज। तो मैम दो ऊपर और नीचे से पैरेलल ले आओ, दो लाइन और फोकस पर इंटरसेक्ट कर दें तो। ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे भी तो ले जा सकते हैं, ये लो। यस ऐसे भी तो आ सकती है ऑप्टिकल सेंटर से। 30 मार्क खान बन रहे थे हम भी, यहाँ बन गई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ इमेज बन जाएगी। तो देखो बट यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर पॉइंट बनाया है ना, फिर हमने पॉइंटेड इमेज बनी है। दिक्कत ये है। ये लो, इस तरीके से बना दो थोड़ा सा।
ठीक है, ये यहाँ बन जाएगा फिर से। थोड़ा डायग्राम बेटा एक बार देख लेना, बस ये समझने की कोशिश करो कि ये लाइट रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आती है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट लेंस का जहां फोकस होगा वहां इमेज बन जाएगी। बात समझ में आई? बट ये इमेज जो बनेगी ये कैसी बनेगी, इमेज बहुत स्मॉल इमेज बनेगी। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर मेरा ए डैश और बी डैश बना है विच इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आई लेंस है। तो आई लेंस के लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होना चाहिए, इन बिटवीन एफ ई एफ और ई। ओके, बस यही था और कुछ नहीं था। यहाँ पर बस एक ही चीज चेंज होती है, ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा करते हैं और लाइट रेज पैरेलली आती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बाकी सेम रहेगा। ये आई लेंस में तुम्हारा जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ये एफ ई और ओ के बीच में रहेगा एज इट इज। फिर यहाँ से इमेज बनेगी, वो पैरेलल चली गई, फिर एक मैं ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दूंगी, वो पैरेलल चली जाएंगी, और यहाँ मेरी आंखें रखी हुई हैं इसे देखने के लिए, और ये मुझे कुछ यहाँ दिखाई देगी बैकवर्ड में। ठीक है, टाइम हो गया क्या क्लास का? यहाँ कहीं दिखाई देगी ए डबल डैश और बी डबल डैश, इस तरीके से। अभी समझ के आ चुके हो तो सेम वही है, याद रखना ये वाली इमेजेस इंफिनिटी पे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर अल्फा और बीटा निकालेंगे मैग्निफिकेशन के लिए, हेडिंग डाल लो टेलीस्कोप पड़ रहा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर वही है, यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा और अल्फा दोनों चाहिए होगा, क्योंकि अल्फा मैंने क्या माना था, अल्फा क्या था, अल्फा वो एंगल था जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था 25 सेंटीमीटर पे। तो क्या कोई प्लेनेट 25 सेंटीमीटर पे रख सकते हो लाके? नहीं रख सकते। तो यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों निकालेंगे। अल्फा कहाँ बनेगा बताओ, अल्फा कौन सा एंगल होगा? विजिबल एंगल। ये तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रेज है, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, यही एंगल अल्फा कहलाएगा। यही मतलब मान लो मेरे पास ये मेरी आईज है सपोज करो, ठीक है, लाइट रेज पैरेलल आ रही है, ये जो एंगल सबटेंड करेंगी यही तो अल्फा होगा। तो यानी यही जो लाइट रेज मेरी पैरेलल आ रही हैं और मैं यहाँ पर खड़ी होकर इनको देख लूं, मान लो मैंने यहाँ पर कोई आईज रख दी, तो यहाँ पर मेरे को ये एंगल क्या दिखेगा, यही एंगल मेरा अल्फा बन जाएगा। बीटा बताओ, बीटा कहाँ बनेगा? यहाँ पे बीटा वाला एंगल अपना यही रहेगा जो अभी तक पढ़ते आए हैं, ये एंगल बीटा रहेगा। आई लेंस वाला ए डैश बी डैश के साथ जो एंगल बना रहा है यही बीटा है। ठीक है, बताओ। बोलो, समझ आया ना? वही सेम चीज करिए जो अभी सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ के आए हो। ऐसे मत करो कि जैसे अभी कुछ नहीं पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ये अपना बीटा, ये अपना एंगल अल्फा। बस अब बीटा और अल्फा निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ फटाफट। बीटा यहां से कितना होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन कितना माने यूई। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस यू ही हो जाएगा। अल्फा बताओ कितना माने, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा, ये रहा अल्फा। अल्फा एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा बन जाएगा, ये एंगल अल्फा बन जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल में देख लो ए डैश बी डैश और ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो अल्फा ए डैश बी डैश
अपॉन में ये वाला दूरी कितना होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो फोकल लेंथ है ऑप्टिकल, क्योंकि इमेज पे बनी है यस मैम। एफ ओ। तो बस यहाँ से मैग्निफिकेशन क्या आया, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, ये कट गया तो कितना आया, एफ ओ अपॉन यू ई आ गया। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया एफ ओ अपॉन यू ई। एफ ओ ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ है, यू ई क्या है, तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से, तुम्हारे आई लेंस से। क्लियर है। अब इसमें ना फिर दो, इसमें फिर एक और केस बनता है, कौन सा, मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन। क्या वो एक बार खुद ट्राई कर सकते हो घर पे, क्या करोगे, मैक्स चलो करवाई देते, लास्ट है फिर ये कंप्लीट हो गया। रिवाइज अगली क्लास में रिवाइज करके आना, क्वेश्चंस करेंगे बैठ के। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा, क्या बना दें, v को कहाँ लिख दो, v को कहाँ बना दोगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में, d पे बना दोगे v को। देखो जो ये तुम्हारी a डबल डैश b डबल डैश बनी है, इसको कहाँ बना दोगे, d पे। तो यहां से क्या लिखोगे, 1/f इक्वल्स टू 1/-d माइनस 1/- का ue। ठीक है ना। देखो इमेज भी लेफ्ट की तरफ है आई लेंस से, और ऑब्जेक्ट भी आई लेंस से लेफ्ट की तरफ है, तो माइनस का साइन लिया है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे देख लो तो कितना आया, 1/f प्लस 1/d किसके बराबर आया, 1/μe के। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर थी तुम्हारी, f0/ue। तो ये f0 एज इट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/f। बट ये f कौन सा वाला है, इस f कौन सा वाला है, ये fe है ना, ये हमने आई लेंस से निकाला है, तो याद रखना ये fe है। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। यहाँ पे मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम मिनिमम के लिए क्या करोगे, कहाँ बैठाओगे फाइनल इमेज को, मैम इंफिनिटी। हाँ मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए याद रखना ये सब तुम्हारे आई लेंस से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फाइनल इमेज तो वही बना के देगी ना। तो मैक्सिमम मिनिमम मैग्निफिकेशन ये सब आई लेंस के लिए लगाओगे तुम, ये वाले फॉर्मूले से। 1/fe इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v को कहाँ रखोगे अब, इंफिनिटी पे है ना, और u कहाँ रखा हुआ है अभी भी, माइनस ue पे। तो 1/fe इक्वल्स टू माइनस 1/-ue। तो ue किसके बराबर आ गया, fe के बराबर आ गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था, f0/ue। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f0/f। ये तुम्हारा मिनिमम मैग्निफिकेशन खत्म। तो ये सारे मैग्निफिकेशन एक बार याद रख लेना, ये चैप्टर खत्म होता है। फॉर्मूले थोड़े ज्यादा हैं, एक दिन में बैठ के फॉर्मूले रिवाइज करना कि फॉर्मूले कितने करवाए हैं मैंने इस चैप्टर में। आई थिंक बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो गए है ना। चैप्टर कंप्लीट है, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने ज्यादा ही कर लिया है, छोड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, रिवाइज करना, जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो कॉन्सेप्ट दोबारा समझना। हंस क्यों रहे हो तुम लोग, पहले हंस रही थी क्या, मुझे अब दिख रही है मूवीज। ठीक है, ओके, नहीं 2 से ज्यादा नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। चलो ओके एवरीवन, देन बाय, गुड नाइट। बाय मैम। मैम कोई कुछ कह रहा था ना, एक सेकंड, कोई लड़की थी कुछ कह रही थी। हाँ हाँ गौरव बोलो।
मैम ये जो UCED का फॉर्म होता है उसका क्या होता है? किसका फॉर्म? मैम एक पेपर होता है ना UCED,